बैटिंग द्वारा विवरण पत्र की स्वीकृति। लॉर्ड विलियम बैटिंग ने मैकाले के विवरण पत्र में जो उन्होंने व्यक्त किए थे, उनके व्यक्त किए गए सभी विचारों का उन्होंने अनुमोदन किया। इनके डेट याद रखेंगे। फिर उन्होंने 7 मार्च 1935 को एक विज्ञप्ति दे करके, विज्ञप्ति के द्वारा उन्होंने सरकार की शिक्षा नीति को इन्होंने सबके सामने रखा। अग्रांकित शब्दों में, मतलब आगे जो लिखे गए हैं ऐसे शब्दों में उन्होंने व्यक्त किए। शिक्षा के लिए निर्धारित संपूर्ण धन का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी की शिक्षा के लिए ही किया जा सकता है, ये उन्होंने मेंशन किए थे। वुड का घोषणा पत्र, आपको एग्जाम में कैसे आ सकते हैं, ये स्टेटमेंट सेम टू सेम आपको दे देंगे और पूछे जाएंगे कि ये किस डेट को या किसने इसके घोषणा किया थे। तो आप याद रखेंगे, लॉर्ड विलियम बैटिंग ने मैकाले के विवरण पत्र में जो उन्होंने जो भी बातें बताए थे, जो हमने कल की क्लास में किया था, उनको उन्होंने अनुमोदन किया। उसके बाद डेट याद रखेंगे, 7 मार्च 1835 को एक विज्ञप्ति के द्वारा एक विज्ञप्ति देकर के फिर उन्होंने बताया, शिक्षा के लिए निर्धारित संपूर्ण धन का सर्वोत्कृष्ट प्रयोग केवल अंग्रेजी की शिक्षा के लिए ही किया जा सकता है, इसको याद रखेंगे। फिर वुड का घोषणा पत्र, विलियम बैटिंग ने सन 1835 की विज्ञप्ति में अंग्रेजी भाषा के प्रसार करने की घोषणा की थी। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए अंग्रेज मिशनरियों द्वारा भारत में बहुत से संस्थाएं खोली गई थी। वुड के ऊपर नाम देकर कई बार पूछ सकते हैं और पूछे भी गए हैं, इसको आप ख्याल रखना। वुड के इस घोषणा पत्र ने शिक्षा का एक उचित ढांचा प्रस्तुत किया। घोषणा पत्र की जो प्रमुख सिफारिशें थी, इसको आप याद रखेंगे। सिफारिशों में क्या था, समस्त भारत में विभिन्न स्तरों यानी कि प्राथमिक, मिडिल तथा हाई स्कूल आदि के स्कूलों की स्थापना करना, भारत के नागरिकों का मानसिक विकास करना, चरित्र का विकास करना, भारतवासियों को पाश्चात्य ज्ञान के माध्यम से सशक्त बनाना, भारतवासियों को पाश्चात्य ज्ञान के माध्यम से सशक्त बनाना। इस पत्र में मुंबई, कोलकाता तथा चेन्नई में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालयों को खोलने की घोषणा की गई थी। प्रांतों में शिक्षा विभागों की स्थापना करना तथा प्रत्येक प्रांत में एक शिक्षा निदेशक तथा और उसके सहायता के लिए उप शिक्षा निदेशक तथा दूसरे निरीक्षकों की नियुक्ति करना। शिक्षा व्यवस्था में शिक्षा की व्यवस्था किसी वर्ग विशेष के लिए न होकर ये जन साधारण के लिए हो, ऐसा उन्होंने लिखा था। अध्यापकों के प्रशिक्षण की कक्षाएं प्रारंभ की जाए, ये भी उन्होंने उसमें मेंशन था। भारत के 5 राज्यों में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना करना, शिक्षा का माध्यम भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी को समन्वित रूप से स्वीकार किया गया, राजकीय पद के लिए योग्य व्यक्तियों को तैयार करना, सभी भारतीय भाषाओं में उचित पाठ्य पुस्तक का प्रबंध किया जाए, औद्योगिक विकास हेतु विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना की जाए, नारी शिक्षा के प्रसार के लिए अनुदान दिया जाए। अनुदान के संबंध में स्पष्ट किया गया कि प्राइवेट स्कूलों में स्थानीय प्रबंध समिति कार्य करे तथा और वे फीस लगाए, किंतु इन संस्थाओं का निरीक्षण शिक्षा विभाग के सरकारी अधिकारी करेंगे तथा अध्यापकों के वेतन, पुस्तकालय, भवन निर्माण एवं छात्रवृत्ति इनके लिए सरकार अनुदान देंगे। शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक तटस्थता को अपनाया जाए। ये सिफारिशों से ये स्पष्ट होता है कि वुड के घोषणा पत्र का भारतीय शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान तो है। ये पहला घोषणा पत्र था जिसने ब्रिटिश काल की शिक्षा को प्रारंभिक ढांचा प्रदान किया। वुड के घोषणा पत्र के संबंध में A.N. बसु ने लिखा है कि वुड का घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का शीलाधार था। नाम से याद रखेंगे क्योंकि आपके एग्जाम में नाम और जिस समय में जो बातें बताई गई थी
और किसने बताया, ये सारी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब पूछे जाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चंस कर पाने या ना कर पाने के बीच में एक माइन्यूट अंतर ये रहता है कि आप इन बातों को कितने याद रख सकते हो। इनके सन के साथ कहे गए व्यक्ति का नाम और जो बातें बताया गया है उसको एज इट इज आपको याद रखना, क्योंकि यही लाइन उठा के दे देंगे क्वेश्चन में और बोले जाएंगे कि ये लाइन किसने कहा है। फिर आपका आता है सर फिलिप हटांग के शब्दों में इनका नाम याद रखेंगे। सर फिलिप हटांग, इन्होंने कहा था ये घोषणा पत्र भारत के कल्याण हेतु बुद्धिमत्ता को विकसित करने वाली नीति का निर्धारक था। इस घोषणा पत्र का इतना अधिक महत्व होने के कारण इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मैग्ना कार्टा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा अर्थात शिक्षा का महाअधिकार पत्र भी कहा जाता है। अब यहाँ से क्वेश्चंस कई तरह से आ सकते हैं कि मैग्ना कार्टा को लेकर के मैग्ना कार्टा क्या होता है या मैग्ना कार्टा का अर्थ क्या है और मैग्ना कार्टा किसको कहते हैं, तो किस घोषणा पत्र को मैग्ना कार्टा कहते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है आप इसको याद रखेंगे। ये बात आती है कि किंतु क्या वास्तव में वुड की घोषणा पत्र भारतीय शिक्षा का महाधिकार पत्र था? इससे बहुत से बातें हैं, क्योंकि कुछ भारतीय शिक्षाविदों ने ये कहते थे कि उनका मत था कि घोषणा पत्र में शिक्षा का जो उद्देश्य है, उद्देश्य का निर्धारण अनुचित था, ऐसा कई लोगों के हैं। और हम जानते हैं कि उनका मुख्य उद्देश्य था कि अगर इतने बड़े देश में सारे कामकाज करने हैं ब्रिटिश के और सरकार के, तो लोगों को अगर अंग्रेजी का ज्ञान नहीं रहेगा तो उनके कामकाज कैसे करेंगे, क्योंकि उनको अंग्रेजी आता है और इंग्लिश ही आते हैं। तो अगर इंग्लिश नहीं रहेगा तो फिर सारा कामकाज कराना मुश्किल है। और बाद में ऐसे बहुत से रिकमेंडेशन आए कि अगर इस देश में राज करनी है तो यहाँ के इस देश में जो प्रथा है, शिक्षा है इत्यादि है, इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है, उस पर अपना जब तक हम अपने आप उसमें अंग्रेजी शिक्षा या उनके चीज़ों को नहीं रखा जाएगा तब तक राज करना मुश्किल है। आप जब पूरा इतिहास को पढ़ोगे तो जान जाओगे कि ये बातें किसने कहाँ पे कब कब किया था। फिलहाल हम तो करेंगे खाली उच्च शिक्षा पर, इतिहास की तरफ हम नहीं जा रहे, इसलिए इसके ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे यहाँ पे। हंटर आयोग, हंटर आयोग के ऊपर प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। हंटर शिक्षा आयोग, इसके सन को याद रखेंगे। 1882-83 से आपका स्टार्टिंग होती है, 1882-83। तो 1882 में सरकार ने डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग शिक्षा के क्षेत्र में 1854 के पश्चात हुई प्रगति की समीक्षा के लिए उन्होंने नियुक्त किया। ये कारण यह भी था कि इंग्लैंड में पादरी लोग यह प्रचार कर रहे थे कि भारत में शिक्षा वुड के पत्र के प्रस्तावों के अनुसार नहीं हो रही है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि आयोग ऐसे सुझाव दे कि जिससे भारत में लोक शिक्षण की भिन्न शाखा एकत्रित हो और वो आगे बढ़ सके सारे, और अर्थात समस्त भारतीयों के माध्यमिक शिक्षण अध्ययन की समीक्षा की जाए और ये देखा जाए कि कैसे सुधार और विस्तार किया जा सकता है। इसका कार्य विश्वविद्यालय के कार्य की समीक्षा करना नहीं था, इसे केवल प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा समीकरण तक ही सीमित रहना था। इसने सभी प्रांतों का भ्रमण किया और लगभग 200 प्रस्ताव पारित किए। इनके सुझाव इस प्रकार थे कि सरकार को प्राथमिक शिक्षा के सुधार और विकास की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये शिक्षा स्थानीय भाषा में हो और उपयोगी विषय में हो। निजी प्रयत्न का तो स्वागत है, परंतु प्राथमिक शिक्षा उसके बिना भी दी जा सकती है। इन प्राथमिक पाठशालाओं का नियंत्रण नव संस्थापित जिला और नगर बोर्डों को दे दिया जाए। शिक्षा के लिए वे उपकर भी लगा सकते थे। माध्यमिक शिक्षा के 2 खंड हो, एक में साहित्यिक शिक्षा जो
विश्वविद्यालय के लिए प्रवेश परीक्षा के लिए विद्यार्थी तैयार करें और दूसरी व्यावहारिक ढंग से जो विद्यार्थियों को व्यावसायिक तथा व्यावहारिक जीवन के लिए तैयार करें। आयोग ने यह भी सुझाव दिया था कि निजी प्रयत्नों को शिक्षा के क्षेत्र में पूर्ण रूपेण बढ़ावा मिलना चाहिए। इसके लिए सहायता, अनुदान तथा जो अभी भी हमें मिलती है, हम देखते हैं कि गवर्नमेंट भी हमें सहायता देती है स्कूल इत्यादि को, इसी तरह से इसके लिए सहायता अनुदान में उदारता तथा सहायता प्राप्त पाठशालाओं को सरकारी पाठशालाओं के बराबर मान्यता प्राप्त करने इत्यादि के लिए उनके अवसर होने चाहिए। जितना शीघ्र हो सके सरकार को माध्यमिक, कॉलेज और शिक्षा से हट जाना चाहिए। आयोग ने प्रेसिडेंसी नगरों में मुंबई, कोलकाता और मद्रास, इसको याद रखना, प्रेसिडेंसी नगर में क्या क्या था, मुंबई, मतलब उस समय बम्बई था, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास के अतिरिक्त अन्य सभी स्थानों पर महिला शिक्षा के पर्याप्त प्रबंध न होने, जब महिला शिक्षा के लिए उन्होंने बहुत से रिकमेंडेशन दिए थे, तो महिला शिक्षा के पर्याप्त प्रबंध न होने पर खेद प्रकट किया और बढ़ावा देने को कहा। इस आयोग के सुझाव के पश्चात आने वाले 20 वर्षों में माध्यमिक और कॉलेज शिक्षा का अभूतपूर्व विस्तार हुआ। इस क्षेत्र में दानी लोगों का विशेष सहयोग था। भारत के सभी भागों में सांप्रदायिक संस्थाएं भी बनने लगी। पाश्चात्य ज्ञान के अतिरिक्त भारतीय तथा प्राच्य भाषाओं में जो पठन पाठन में भी विशेष रुचि देखने को मिली। इसके अतिरिक्त अध्यापन तथा परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय भी बनने लगे। 1882 में पंजाब और 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय स्थापित किए गए। ये आपके एग्जाम में आते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी कब बने, 1882 में, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब बने, 1887 में, याद रखेंगे। स्वतंत्रता के पश्चात भारत में, ये आपका था अभी तक जो हमने किया कल का आज में, ये हम वैदिक युग से लेकर के और ब्रिटिश के हमारे जो स्वतंत्रता आने से पहले तक एक बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा लंबा ना करते हुए एक समराइज तरीके से, ताकि आप जल्दी से जल्दी चीज़ों को, मेन चीज़ों को आप जान सके। और उसके बाद आपको मैं टेबल के रूप में सारा चीज़ समझा दूंगा, बता दूंगा कि क्या है, फिर आपको उसको याद करने होंगे। और इसको आप एक ओवरव्यू से अच्छे से आप समझ गए कि वैदिक युग से लेकर के अभी तक किस तरह से, मतलब स्वतंत्रता से पहले तक किस तरह से डेवलपमेंट हुई और कैसे कैसे क्या क्या एग्रीमेंट हुई और किस तरह से हमारे शिक्षा किस तरह से हमारे सामने आते गए, शिक्षा का रूप। हालांकि इसमें बहुत विस्तार हो सकता है, लेकिन हमने उतना किया जितने की ज़्यादा ज़रूरी है एग्ज़ाम्स के लिए। और इसका मतलब आपका जो एरिया बहुत ज़्यादा बड़ी है। अब इसके बाद हम देखते हैं स्वतंत्रता के पश्चात भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव, इवोल्यूशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। इसके उद्देश्य क्या होता है? स्वतंत्रता के पश्चात भारत में शैक्षिक स्थिति की जानकारी के लिए उन्होंने जो कार्य किए थे, और हम इसको जानेंगे कि आपका जो हमारे जब स्वतंत्रता आई उसके बाद हम किस तरह से हमारा शिक्षा आगे बढ़े। सबसे पहले 1952 से 53 के बारे में बात करेंगे। माध्यमिक शिक्षा आयोग, याद रखेंगे। स्वतंत्र भारत की आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों में अत्यंत द्रुत गति से परिवर्तन हो रहे थे। इन परिस्थितियों में समन्वय की स्थापना करने के लिए माध्यमिक शिक्षा का पुनर्गठन करने की आवश्यकता अनुभव किया गया। आयोग का मत था, आयोग कौन सा था? माध्यमिक शिक्षा आयोग। कब था? 1952-53। या ये दोनों याद रखेंगे, क्योंकि इनको अगर आप याद नहीं रखेंगे, ये टर्म्स हो गया, नाम हो गया, जो सन हो गया, तो आप इस यूनिट के क्वेश्चन सब आपसे मिस हो जाएगा। इसलिए आप इसको लिखेंगे और इसको याद करेंगे। इसमें आयोग का मत है, मतलब माध्यमिक शिक्षा आयोग का मत है कि शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण तथा आवश्यक सुधार होगा कि
इसको इस प्रकार परिवर्तित करने का प्रयास किया जाए कि इसका व्यक्तियों के जीवन, आवश्यकताओं तथा आकांक्षाओं के से संबंध स्थापित हो जाए। इस प्रकार शिक्षा को उस सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का शक्तिशाली साधन बनाया जाए जो राष्ट्रीय लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक है। आयोग ने शिक्षा द्वारा सामाजिक एवं राष्ट्रीय एकता का विकास करने के लिए इस प्रकार से सुझाव दिया कि शिक्षा के सभी स्तरों पर सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा को सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य बनाना चाहिए। तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का क्या आपका प्रस्ताव था? शिक्षा ने दिए, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था शिक्षा के सभी स्तरों पर सामाजिक एवं राष्ट्रीय सेवा को सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य बना दिया जाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने क्या कहा था? प्रत्येक शिक्षा संस्थान में सामाजिक एवं सामुदायिक शिक्षा सेवा के कार्यक्रमों को आरंभ किया जाना चाहिए और प्रत्येक छात्र द्वारा इन कार्यक्रमों में उचित ढंग से भाग लिया जाना चाहिए, मतलब पार्टिसिपेट करना चाहिए। सार्वजनिक शिक्षा के लिए सामान्य विद्यालय प्रणाली को राष्ट्रीय लक्ष्य माना जाना चाहिए और इस प्रणाली को 2 वर्ष की अवधि में पूर्ण कर देना चाहिए। मातृभाषा में अर्थात प्रादेशिक भाषा को सभी स्तरों पर शिक्षा का माध्यम बनाया जाना चाहिए और इस कार्यक्रम को 10 वर्ष में पूर्ण करना चाहिए। और ये क्वेश्चंस आ चुके थे कि उन्होंने जो समय दिए थे, कितना समय दिए थे? तो उन्होंने 10 वर्ष का समय दिए थे। जो आपका माध्यमिक शिक्षा जो आयोग थे, उनको जो मेन बातें थी कि उन्होंने बताया था कि मातृभाषा में, मतलब प्रादेशिक भाषा में आपका शिक्षा के स्तर को बनाना चाहिए और इसको 10 साल में पूरा कर देना चाहिए। क्वेश्चन आ चुका है कि कितने साल में उन्होंने टाइम कितना दिया था। और उसके बाद सार्वजनिक शिक्षा के लिए सामान्य विद्यालय प्रणाली को राष्ट्रीय लक्ष्य माना जाना चाहिए और इस सिस्टम को 2 वर्ष की अवधि में पूरा करना चाहिए। इसको याद रखेंगे। इसके बाद प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रमों को 2 उद्देश्यों को सामने रखकर आयोजित किया जाना चाहिए। पहला क्या? निरक्षरता का उन्मूलन। दूसरा क्या? व्यक्ति को नागरिक एवं राष्ट्रीय कुशलता और सामान्य संस्कृति स्तर का उन्नयन। सब व्यक्तियों में वैज्ञानिक विचार और दृष्टिकोण का और सहिष्णुता, पहलकदमी, जनहित, समाज सेवा, आत्मनिर्भरता एवं आत्म अनुशासन के गुणों का विकास किया जाना चाहिए। 14 वर्ष की आयु तक के बालकों और बालिकाओं को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। इन बातों को याद रखेंगे। उन नाम के साथ, नाम मतलब माध्यमिक शिक्षा आयोग, इनके सिफारिशें थी, इसके साथ आप याद रखेंगे। धर्म, वर्ण, लिंग, जाति एवं स्थिति का भेदभाव किए बिना सब बालकों एवं बालिकाओं को शिक्षा के समान अवसर दिया जाना चाहिए। आधुनिकीकरण करने के लिए शिक्षा को महत्वपूर्ण साधन बनाया जाना चाहिए और आधुनिकीकरण की प्रगति एवं शैक्षिक प्रसार की गतियों में समन्वय स्थापित किया जाना चाहिए। आयोग के शब्दों में शिक्षा का एक महत्वपूर्ण सामाजिक उद्देश्य शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों में समानता स्थापित करना है ताकि पिछड़े हुए या कम अधिकारों वाले वर्ग और व्यक्ति जो काफ़ी पिछड़े हुए हैं, ऐसे पिछड़े हुए या कम अधिकार वाले वर्ग के व्यक्ति अपनी दशा सुधार करने के लिए शिक्षा को साधन के रूप में उपयोग कर सकें। प्रत्येक राज्य शिक्षा संस्थान क्या है? राज्य शिक्षा संस्थान। इनमें पूर्व माध्यमिक शिक्षा के विस्तार के लिए राज्य स्तर पर केंद्र की स्थापना की जानी चाहिए। व्यक्तिगत प्रबंधनों को उदार आर्थिक सहायता देकर पूर्व प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना एवं संचालन करने के लिए प्रेरणा दी जानी चाहिए। पूर्व प्राथमिक शिक्षा के परीक्षण कार्य को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए ताकि इस शिक्षा का विस्तार के लिए
कम खर्चीले उपायों की खोज की जा सके, क्योंकि उस समय हमारे अर्थव्यवस्था भी एक चुनौती से गुजर रही थी। ये भी बहुत बड़ी बात थी। सन 1975-76 तक देश के सभी बच्चों के लिए 5 वर्ष की उत्तम प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। आयोग का मत है कि धनाभाव के कारण कुछ वर्षों में माध्यमिक शिक्षा को सार्वभौमिक बनाया जाना संभव नहीं है। अतः माध्यमिक शिक्षा का विस्तार निम्नांकित उपायों एवं सिद्धांतों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। क्या था? माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण इस प्रकार किया जाना चाहिए कि निम्न माध्यमिक स्तर पर 20% छात्रों को एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जा सके। ये डेटा आप याद रखना, क्या बताया गया था? 20% और 50%। जो निम्न माध्यमिक स्तर के हैं उनके 20% छात्रों को, और जो उच्च माध्यमिक स्तर पर है उसमें से 50% छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान किया जा सके। बालिकाओं, जनजातियों एवं अछूत जातियों में माध्यमिक शिक्षा का प्रसार करने के लिए विशेष योजनाओं का निर्माण किया जाना चाहिए। माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययन करने के लिए केवल योग्य छात्रों का ही चयन किया जाना चाहिए। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण पर बल दिया और इसका कारण बताते हुए लिखा है कि माध्यमिक स्कूल के स्तर पर शिक्षा का व्यावसायीकरण करके शिक्षा और उत्पादन में जो संबंध है उसको स्थापित किया जा सकता है। जो लोग सच में बहुत सीरियसली कोशिश कर रहे हैं कि इस बार बहुत अच्छे रिजल्ट करने की, उनके लिए है कि आपका चाहे मैथ का बैकग्राउंड हो या चाहे ना हो, आपको यूनिट नंबर 8, 9, 10 को बहुत अच्छे से करनी है, क्योंकि इसके नंबर पूरे आ जाते हैं और इसमें कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करने पड़ते। थोड़ा सा अगर आप याद करोगे, 2-3 बार पढ़ोगे और हम जो टेस्ट सीरीज जब हम करेंगे उसको अगर आप बहुत अच्छे से करोगे, आपका निकल जाती है। और 3 यूनिट अगर आपका निकल जाती है तो करीब आपका मान लीजिए कि 15-16 क्वेश्चन 50 में से आपका रद्दान हो जाता है। और कुछ जगह पर क्या होती है, वो आपका कॉपी भी होती है, मतलब आपका कॉमन भी होती है। जैसे आप जब पढ़ोगे ICT पढ़ोगे यूनिट 8 पे, तो ICT का बहुत सारी चीज़ें आपका तो शिक्षा के साथ आपका जो जुड़ती है, ये दोनों में कॉमन आ जाती है। इसके ICT का संबंध आपका यूनिट 2 से भी आती है, ICT का संबंध आपका यूनिट 1 से भी होती है, और ICT का संबंध आपका यूनिट 10, 9 से भी होती है। इसे मिला करके जो है आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो इसलिए एक स्ट्रैटेजी के बिना पढ़ाई नहीं होती, इसलिए आप पे बहुत अच्छे से, और मैं बार बार बता रहा हूँ, केवल कुछ बुक्स ले लेने से, कुछ PDF इकट्ठा करने से, कुछ क्लास ज्वाइन करने से नहीं होगा। आपको 4 से 6 घंटा खुद देने पड़ेंगे एग्ज़ाम तक, अपने आप से, अपने खुद की पढ़ाई के लिए, तभी आप उस लेवल तक पहुंच पाओगे। मैं पहले से बता दे रहा हूँ, हर किसी को अपना अपना काम करनी है। मुझे जो करना है मैं कर रहा हूँ, और आपको जो करना है वो आपको भी करने पड़ेंगे। अगर हमने इतने सारी चीज़ बता दिया और अगर आपने इसको अच्छे से कई बार रिपीट नहीं किया घर पे, एग्ज़ाम जब आएगा तो आपको लगेगा कि हमने इतना कुछ पढ़ा है, सब मिक्सअप हो रहा है, पूरा खिचड़ी लग रहा है, ऐसा लग सकता है। वो तभी सही होगा जब आप इसको बार बार अच्छे से घर पे आप बहुत अच्छे समय दे के पढ़ोगे। जो भी आपके पास समय अवेलेबल हो, आपको समय देने पड़ेंगे। इसके बाद आपका आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। प्राचीन काल में भारत में बालक की शिक्षा का प्रारंभ 5 वर्ष की आयु में होता था, जिसमें ब्राह्मण 6, क्षत्रिय 11 और वैश्य 12 वर्ष की आयु में उपनयन संस्कार के पश्चात गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। अब बताओ, एग्जाम में पूछ सकते हैं ना कि प्राचीन काल में, कितने सारे क्वेश्चन इससे पूछ सकते हैं, प्राचीन काल में शिक्षा का प्रारंभ कितने वर्ष से होता था। आपने याद कर लिया 5 वर्ष, लेकिन अगर आपने इनका बेसिक पार्ट को याद नहीं किया कि ब्राह्मण को कितने वर्ष, क्षत्रिय को कितने वर्ष, वैश्य को कितने वर्ष है, अगर इनमें से आ जाता है तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। इसलिए सारा चीज़ों को अच्छे से करके रखने होंगे। क्षत्रियों के, ब्राह्मण के कितने 6 वर्ष, क्षत्रिय के 11 और वैश्य के 12 वर्ष की आयु में
उपनयन संस्कार के पश्चात गुरुकुल में शिक्षा ग्रहण करने जाते थे। शूद्रों को शिक्षा ग्रहण, शूद्रों के लिए जो शिक्षा ग्रहण करने की व्यवस्था उस समय नहीं था। याद रखेंगे, शिक्षा के दो स्तर थे, प्राथमिक और उच्च। शिक्षा प्रणाली का सबसे सर्वप्रथम 1882 में हंटर कमीशन ने, ये ना आपको पूरा याद रखेंगे कब था, कौन सा कमीशन, हंटर कमीशन कब था, 1882 में था। उसने शिक्षा के अनेक चरण को प्रस्तावित किए, प्रपोजल दिए। उस समय 10 वर्ष की एंट्रेंस, 2 वर्ष की अंतर स्नातक तथा 2 वर्ष के स्नातक और 2 वर्ष की परास्नातक, मतलब जिसको हम लोग MA MSc कहते हैं, स्नातक के परे, स्नातक के बाद। तो स्नातक मतलब आपका 15 तक, 10, मतलब जिसका आज के युग में जिसको हम कहते हैं ग्रेजुएशन, ये स्नातक होती है। परास्नातक जिसको हम मास्टर्स कहते हैं, मास्टर डिग्री कहते हैं। तो स्नातक उस समय 2 वर्ष थी और उसके बाद 2 वर्ष परास्नातक, स्नातकोत्तर प्रणाली परिचित थी। याद रखेंगे इसको। उसके बाद 1917 से 1919 में शैडलर कमीशन, ये नाम याद रखते हैं, इसमें से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं और जब हम MCQs करेंगे तो आपके सब नाम मिलेंगे बहुत ज़्यादा। शैडलर कमीशन ने अनुभव किया कि शिक्षा की प्रकृति में परिवर्तन लाना आवश्यक है। कब किए थे, 1917-1919। इसलिए उन्होंने 10+2+3 शिक्षा प्रणाली का प्रस्तावित किया। 10+2+3 शिक्षा प्रणाली का प्रस्तावित की तथा विद्यालय शिक्षा के लिए अलग से पृथक बोर्ड गठित करने की भी उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिफारिश की है। 10+2+3 का अर्थ इस तरह से कहा गया था कि इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि 10 के अंतर्गत, यानी क्लास 1 to 10, कक्षा 1 से 10 तक, इनकी यहाँ तक आपको 10 कहते थे, 1 से 10 तक की प्राप्त की जाने वाली जो शिक्षा है उसको हम 10 कहते थे। ये शिक्षा 6 से 16 वर्ष की आयु तक प्राप्त किया जा सकता है। +2 के अंतर्गत क्या है आपका, 11 और 12, इसको हम अच्छे से फैमिलियर ऑलरेडी है ही। +2 के अंतर्गत क्या था, कक्षा 11 और कक्षा 12 तक की शिक्षा प्राप्त की जाने की। +2 का मतलब क्या था, 11 और 12 तक की शिक्षा प्राप्त की जाने वाली शिक्षा आती थी, यह आती है। इन 2 वर्षों में सामान्य एवं विशेष दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाएगी। वह शिक्षा 16 से 18 वर्ष की आयु तक चलेगी। उसके बाद +3 है। +3 से तात्पर्य है कि 12 वर्ष की शिक्षा के पश्चात 3 वर्षीय उच्च शिक्षा की जो प्रथम उपाधि है उसको स्नातक उपाधि, उसके लिए निर्धारित अवधि होगी। इस अवधि में शिक्षार्थी को सामान्य एवं विशेष दोनों प्रकार की, दोनों में से किसी भी शिक्षा के विषय में उनको शिक्षा प्रदान की जाएगी। ये शिक्षा 18 से 21 वर्ष, 21 वर्ष या 21 वर्ष की आयु तक प्राप्त की जा सकती है। जितने भी आपने नंबर्स पूछे देखे इसमें, 18 से 21, इससे आपका फिगर है, नंबर है। एग्जाम में क्वेश्चन इससे बहुत पूछे, कहीं से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि ये आपका एकदम एग्जैक्टली फिगर या फैक्ट्स डेटा है। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली में सामान्य शैक्षिक संरचना पर विचार करती है। देश के सभी भागों में 10+2+3 प्रणाली को स्वीकार कर लिया गया है। 10 वर्षीय व्यवस्था के पुनर्विभाजन 5 वर्षीय आरंभिक, 3 वर्षीय अपर प्राइमरी एवं 2 वर्षीय में हाई स्कूल के प्रयास चल रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली सामान्य शैक्षिक संरचना पर विचार करती है। देश के सभी भाग में 10+2+3 प्रणाली को एक्सेप्ट कर लिया गया है। 10 वर्षीय व्यवस्था के पुनर्विभाजन को ऐसे बताया गया है। 5 वर्षीय में आरंभिक, 5 वर्षीय आरंभिक, 3 वर्षीय अपर प्राइमरी, 2 वर्षीय और उसके बाद 2 वर्षीय हाई स्कूल के प्रयास चल रहे हैं।
राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को आकार देने तथा सशक्त बनाने के लिए सहयोगी संस्थाएं क्या है? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूजीसी जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली को आकार देने तथा सशक्त बनाने में सहयोग देने वाली संस्थाएं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, उसके बाद अखिल भारतीय तकनीकी परिषद, अखिल भारतीय कृषि शिक्षा परिषद तथा अखिल भारतीय चिकित्सा परिषद है, इनका नाम याद रखना। इन संस्थाओं के मध्य सम्मिलित योजना बनाई जाएगी जिससे कार्यात्मक संपर्क के द्वारा कार्यक्रमों को क्रियान्वयन किया जाए। 1976 के संविधान संशोधन के अनुसार शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। इसके अनुसार केंद्र तथा राज्य सरकारों इनका दायित्व महत्वपूर्ण होंगे। ये दायित्व आर्थिक प्रशासनिक रूप से सत्यतापूर्ण है। राज्यों के शैक्षिक दायित्व में कोई परिवर्तन नहीं होगा। केंद्र सरकार राष्ट्रीय एवं सम्मिलित विशेषता वाली शिक्षा को लागू करने एवं उसके लागू करने का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे, जो दायित्व होंगे, उनका बहन करेगी। नई नीति असमानता को दूर करने तथा उन लोगों को शैक्षिक अवसरों की समानता प्रदान करने पर बल देगी जिन्हें समानता से दूर रखा गया है। नारी निरक्षरता वृद्धि को दूर करना, प्राथमिक शिक्षा में अनुसंधान को समाप्त करने की दिशा में काम करना, सहयोगी सेवा, काल तथा लक्ष्य विभिन्न स्तरों पर व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अविभेदीकरण, कोई विभेद ना करना, अविभेदीकरण की नीति का पालन करके लिंग भेद को समाप्त कर अपारंपरिक जो व्यवसाय का पेशों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये कार्य विद्यमान विकासशील प्रौद्योगिकी में भी होंगे। अनुसूचित जातियों के शैक्षिक विकास का केंद्रीय तत्व अनुसूचित जातियों के समान शिक्षा के सभी स्तरों पर सभी क्षेत्रों में 4 डायमेंशन यानी 4 आयामों क्या क्या है? ग्रामीण पुरुष, ग्रामीण स्त्री, नगरीय पुरुष तथा नगरीय स्त्री में है। अनुसूचित जनजातियों को अन्य लोगों के समानांतर लाने के लिए ये उपाय किए जाएंगे। जनजातीय क्षेत्र में प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु प्राथमिकता दी जाएगी। इन क्षेत्रों में NREP, RLEGP के साथ साथ शिक्षा के सामान्य कोष में भी भवन निर्माण हेतु सहायता ली जाएगी। अनुसूचित जनजातियों के सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण की ही जो विशेष करके जो आपका अनुसूचित जनजातियों थे उनके सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण की अपनी ही विशेषताएं हैं। उनमें से उनकी आंचलिक भाषा है। इससे ये आवश्यकता अनुभव की जाती है कि आरंभिक स्तर पर पाठ्यक्रम तथा निर्देशात्मक सामग्री का निर्माण स्थानीय भाषा के आधार पर किया जाए। ये भी ध्यान रखा जाएगा कि क्षेत्रीय भाषा में परिवर्तन करने पर इससे कोई कठिनाई न हो। फिर इसके कार्य योजना कब था? 1992 में। सन 1986 में नई राष्ट्रीय नीति की घोषणा कर दी गई और उसी वर्ष इसकी कार्य योजना भी प्रकाशित कर दी गई तथा 1987 से इसका क्रियान्वयन प्रारंभ हो गया। परंतु उसी बीच 1989 में केंद्र में राष्ट्रीय मोर्चे की सरकार सत्ता में आई। सरकार के बदलते ही शिक्षा नीति में परिवर्तन पर विचार किया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने 3 वर्ष बाद ही मई 1990 में इसकी समीक्षा के लिए
राम मूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इसे राम मूर्ति समीक्षा समिति 1990 भी कहा जाता है, याद रखेंगे इसको। प्रबुद्ध एवं मानवीय समाज की ओर शीर्षक से क्या था, प्रबुद्ध एवं मानवीय समाज की ओर, इस की ओर ये ऐसे जब का टाइटल था, शीर्षक से 26 दिसंबर, डेट याद रखेंगे, 26 दिसंबर 1990 में इसकी प्रस्तुत की गई। इस समिति की रिपोर्ट के प्रारंभ में ही यह स्वीकार किया गया कि 1986 के बाद देश की स्थिति और अधिक खराब हुई है, सांस्कृतिक मूल्यों में और अधिक ह्रास हुआ है, सामाजिक समता के स्थान पर वर्ग भेद बढ़ा है, धार्मिक सहिष्णुता के स्थान पर धार्मिक उन्माद बढ़ा है और शैक्षिक अवसरों की समानता के स्थान पर शैक्षिक अवसरों की असमानता बढ़ी है, ऐसा उनका कहना था। इसके बाद समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्रियान्वयन हेतु या क्रियान्वयन की समीक्षा प्रस्तुत की और फिर अपने सुझाव दिए कि, और ये सुझाव इस प्रकार बताया गया। प्रौढ़ शिक्षा संबंधी समीक्षा एवं सुझाव। समिति ने स्पष्ट किया कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम उचित ढंग से नहीं चलाए जा रहे हैं। उसने सुझाव दिया कि प्रौढ़ शिक्षा का उत्तरदायित्व मानव संसाधन मंत्रालय के शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय और श्रम मंत्रालय तीनों के ऊपर होना चाहिए। शिक्षा संबंधी समीक्षा एवं सुझाव क्या बताया गया इसमें? समिति ने देखा कि समिति ने देखा कि शिक्षा सैद्धांतिक अधिक है। उन्होंने बताया, सुझाव दिया कि यह दक्षता परक होनी चाहिए। इस समिति की समीक्षा और सिफारिशों को इस प्रकार बताया गया है। पूर्व प्राथमिक शिक्षा संबंधी समीक्षा एवं सुझाव। समिति ने देखा कि शिशु कल्याण योजनाओं को पूर्ण रूप से या पूर्ण उत्तेजना या पूरा आपका फॉर्म में नहीं चलाया जा रहा था। उन्होंने सुझाव दिया कि शिशुओं की देखभाल, परिवार कल्याण, पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं में गति लाई जाए, आंगनबाड़ी के कार्यरत व्यक्तियों का कार्यक्षेत्र विस्तृत किया जाए और इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाए। प्राथमिक शिक्षा संबंधी समीक्षा एवं सुझाव। समिति ने ये देखा कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए जो कोशिश की जा रही थी, जो प्रयास था, वो पर्याप्त नहीं है। उसने 20वीं शताब्दी के अंत तक 14 वर्ष तक के बच्चों का अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था के लिए ये पहला सुझाव ये दिया कि 8वीं योजना के दौरान सभी बच्चों को 1 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर प्राथमिक स्कूल उपलब्ध कराया जाए, सभी बच्चों का नामांकन सुनिश्चित कराया जाए और अपव्यय एवं अवरोधन को कम किया जाए। माध्यमिक शिक्षा संबंधी समीक्षा एवं सुझाव। समिति ने देखा कि उस समय माध्यमिक शिक्षा परिषदें अपना कार्य का संपादन ठीक ढंग से नहीं कर पा रही थी। उसने सुझाव दिया कि इनको पुनर्गठित किया जाएगा और इनको ऑटोनोमस यानी स्वायत्त शासी बनाया जाएगा। उन्होंने प्रधानाचार्यों को प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार देने का सुझाव भी दिया। उन्होंने माध्यमिक स्तर पर खुली शिक्षा के विस्तार की भी बात की। माध्यमिक शिक्षा स्तर के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को लागू करने और इस स्तर पर कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था करने पर उन्होंने इसका विशेष बल दिया। +2 के जो व्यावसायिक धारा को सुदृढ़ किया जाए और इसके लिए उच्च माध्यमिक विद्यालयों को साधन संपन्न किया जाए। समिति ने नवोदय विद्यालय योजना को चालू रखने के सुझाव दिए और शेष जिलों में उन्हें शीघ्रातिशीघ्र स्थापित करने की भी बात कही, पर साथ ही साथ प्रवेश परीक्षा एवं कार्य प्रणाली में सुधार का सुझाव दिया। समिति के सम्मति में इस स्तर पर भी न्यूनतम
अधिगम, जो कम से कम जो लर्निंग था, न्यूनतम अधिगम स्तर की प्राप्ति के लिए प्रयास किए जाना चाहिए। उच्च शिक्षा संबंधी समीक्षा एवं सुझाव। समिति ने अनुभव किया कि उच्च शिक्षा का स्तर सही नहीं है। इस संबंध में उन्होंने पहला सुझाव यह दिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय अति शीघ्र स्थापना की जाए। दूसरा सुझाव यह दिया कि पाठ्यक्रम विकास केंद्र योजना जारी रखी जाए। तीसरा सुझाव यह दिया कि नए नए पाठ्यक्रम लागू किए जाए। और चौथा सुझाव यह था कि उच्च शिक्षा के शिक्षकों को, उच्च शिक्षा के जो शिक्षक है, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए एक एकेडमिक स्टाफ कॉलेज योजना का विस्तार किया जाए। और पांचवा सजेशन यह था कि निम्न स्तर की उच्च शिक्षा संस्थाएं बंद कर दी जाए, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी नहीं है। फिर प्रौढ़ शिक्षा संबंधी समीक्षा एवं सुझाव। समिति ने बताया कि ये सुझाव दिए कि केंद्र और प्रांतीय सरकारें प्रौढ़ शिक्षा को एक आपका बहुत उसका मतलब आपका प्राथमिक उसको वैल्यू दे, मतलब प्राथमिकता दे, और उसकी उचित व्यवस्था के लिए जो फाइनेंशियल जो आपका हेल्प होती है, वित्त की व्यवस्था करे। वित्त मतलब फाइनेंस। उसने यही सुझाव दिया कि नव साक्षरों के लिए उत्तर साक्षरता कार्यक्रम और सतत शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा संबंधी समीक्षा एवं सुझाव। समिति ने देखा कि उस समय तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था सही नहीं थी। उन्होंने सुझाव दिया कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की क्षेत्रीय समितियां गठित की जाए, जो नए तकनीक की शिक्षा के संस्थान खोलने, नए पाठ्यक्रम लागू करने और तकनीकी शिक्षा का स्तर बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होंगे। शिक्षा संबंधी जो समीक्षा और सुझाव थे, शिक्षा जो टीचर होंगे उनके शिक्षा कैसे होंगे, उनके लिए शिक्षक शिक्षा के संबंध में समिति ने पहला सुझाव यह दिया कि किसी भी स्तर के शिक्षक शिक्षा पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रणाली के जो आपका जो एंट्रेंस होती है, पाठ्यक्रम में प्रवेश की प्रणाली में सुधार किया जाए। दूसरा सुझाव यह था कि प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में किया जाए। भाषा संबंधी समीक्षा एवं सुझाव। समिति ने इस संदर्भ में पहला सुझाव यह दिया कि केंद्रीय भाषा संस्थान को स्वायत्तशासी निगम का दर्जा दिया जाए, जिससे कि वह भारतीय भाषाओं के विकास के लिए स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके। दूसरा सुझाव यह था कि माध्यमिक शिक्षा स्तर पर पूरे देश में त्रिभाषा सूत्र को समान रूप से लागू किया जाए। और तीसरा सुझाव यह था कि उच्च शिक्षा स्तर पर भारतीय भाषाओं का प्रयोग प्रोत्साहित किया जाए। प्रशासन एवं वित्त संबंधी समीक्षा एवं सुझाव। समिति ने देखा कि सरकार न तो शिक्षा का प्रशासन ही उचित ढंग से कर पा रही है और न उसकी वित्त व्यवस्था पर ही सही ढंग से कर पा रही है। उसने सुझाव दिया कि जिला शिक्षा परिषदों को शीघ्र स्थापना की जाए। वित्त के संबंध में उसने पहला सुझाव ये दिया कि राज्य प्राथमिक शिक्षा को प्रथम वरीयता दे और अपने संसाधनों का सर्वाधिक प्रयोग कर इस व्यवस्था पर करे और उच्च एवं तकनीकी शिक्षा को धीरे धीरे स्ववित्त पोषित कर दे। इसका समरी क्या हुआ? समिति में हम अगर इसका सारांश को अगर देखेंगे तो समिति ने देखा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत शिशुओं के देखभाल एवं शिक्षा की व्यवस्था बहुत ही स्लो है, बहुत धीमे है। उन्होंने सुझाव दिया कि समाज के सुविधा विहीन शिशुओं की देखभाल एवं शिक्षा के लिए आंगनबाड़ी व्यवस्था का विस्तार किया जाए और साथ ही आंगनबाड़ी के कार्य को समुन्नत किया जाए। समिति ने स्पष्ट किया कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के कार्य को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है
उसने यह भी स्पष्ट किया कि ब्लैक बोर्ड योजना के अंतर्गत 1991 में 1990 से 91 तक 50% प्राथमिक विद्यालय को इसका लाभ पहुंचाया जाना था, परंतु उस समय तक केवल 30%, मतलब अब तक केवल 30% प्राथमिक विद्यालय को ही इसका लाभ मिल पाया है। और इन 30% के भी जो भवन बनाए गए हैं वो भवन भी बहुत अच्छे नहीं हैं, उनके आपका जो क्वालिटी अच्छी नहीं थी, और इनमें जो सामग्री भेजी गई थी उसका भी जो क्वालिटी अच्छी नहीं मिली। तो उसने सुझाव दिया कि प्राथमिक स्तर पर 100% नामांकन, 100% उपस्थिति और 100% सफलता के लिए ठोस कदम उठाए जाए और ब्लैक बोर्ड योजना का क्रियान्वयन, उसका मतलब आपका क्रियान्वयन करके ऐसा क्रियान्वयन उचित ढंग और सही गति से किया जाए ताकि उसका लाभ मिल सके सबको। उसका क्रियान्वयन सही ढंग से और उचित गति से किया जाए। उसके बाद आपका राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार पूरे देश में 10+2+3 शिक्षा संरचना लागू होनी थी, अभी तक नहीं हो पाई थी। देश में अभी तक 261 नवोदय विद्यालय खोले गए थे, उनसे कोई लाभ ज़्यादा नहीं हुआ। +2 पर 1995 तक 25% छात्र छात्राओं को व्यावसायिक धारा में लाने का लक्ष्य है, परंतु 1990 तक केवल 2.5% छात्रों को ही इस धारा में लाया जा सका है। इस संदर्भ में समिति ने पहला सुझाव यह दिया कि इस स्तर पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति का ईमानदारी से क्रियान्वयन किया जाए, और दूसरा सुझाव यह है कि सार्वजनिक स्कूल प्रणाली को ईमानदारी से लागू किया जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उच्च शिक्षा को सर्वसुलभ बनाने हेतु विश्वविद्यालयों की स्थापना की बात कही गई थी, और 1986 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। याद रखना है, इसको सन पूछे जाते हैं, इग्नू जिसे कहते हैं। इनको स्थापना भी की गई थी। कब किया गया था? 1986 में। और इसमें अनेक पाठ्यक्रम भी प्रारंभ किए गए हैं, परंतु इससे उच्च शिक्षा का स्तर में गिरावट आई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा के उचित व्यवस्था की बात कही गई थी। कंप्यूटर शिक्षा पर बल दिया गया था और निम्न स्तर की तकनीकी शिक्षा के जो संस्थान हैं, तकनीकी शिक्षा संस्थान जो काफ़ी निम्न स्तर के थे, उनको बंद करने की सिफारिश की गई थी। इस बीच कंप्यूटर शिक्षा में तो काफ़ी सुधार हुआ था, शेष वैसे ही चल रहा था, उससे कोई खास सुधार नहीं हुआ। इस संदर्भ में समिति ने शिक्षा को रोजगार परक बनाने पर बल दिया, साथ ही रोजगार परक शिक्षा की व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को, जो शिक्षा के जो संस्थान थे, उन संस्थाओं के स्तर को उन्नत बनाने की बात भी कही गई। समिति ने स्पष्ट किया कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम उचित ढंग से नहीं चलाए जा रहे हैं। उसने सुझाव दिया कि प्रौढ़ शिक्षा का उत्तरदायित्व मानव संसाधन मंत्रालय के शिक्षा विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय और श्रम मंत्रालय, इन तीनों से ऊपर होना चाहिए। समिति ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए जो किए जा रहे प्रयास जितने भी थे वो पर्याप्त नहीं थे। उन्होंने 20वीं शताब्दी के अंत तक 14 वर्ष तक के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था के लिए यह पहला सुझाव दिया कि 8वीं योजना के दौरान बच्चों को 1 किलोमीटर के क्षेत्र के अंदर प्राथमिक स्कूल उपलब्ध कराए जाए, सभी बच्चों का नामांकन सुनिश्चित किया जाए और अपव्यय एवं अवरोधन को कम किया जाए। ये आपने इसके पहले भी हमने देखा था, हमने खाली इसको समरी के रूप में देखा है अभी। समिति ने देखा कि उस समय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय का अनुपात 4:1 था, ये रेशियो पूछे जा सकते हैं, तथा उसने इसे 2:1 के अनुपात में लाने का सुझाव दिया। उसने यह भी सुझाव दिया कि ब्लैक बोर्ड योजना के उच्च प्राथमिक स्कूल में भी लागू किया जाए। उन्होंने ये भी सुझाव दिया कि ब्लैक बोर्ड योजना
उच्च प्राथमिक स्कूलों में भी लागू किया जाए। उसने प्राथमिक स्तर के लिए न्यूनतम अधिगम स्तर की प्राप्ति पर भी बल दिया था। ये सारे चीज़ें हमने अभी देख लिया था, उसी का हम इसमें एक समराइजेशन है जो हमने अभी तक देखा था। तो इसके बाद इसको पूरा आप तैयार कर लेंगे कि आपका अभी हमने देखा था इसमें कि 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के शैक्षिक विकास में मील का पत्थर था। 1990 में आचार्य राममूर्ति के अध्यक्षता में एक समिति ने इसकी समीक्षा की थी। इनकी सिफारिशों पर शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने विचार किया और आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री एन जनार्दन की अध्यक्षता में, याद रखना यह नाम और डेट, श्री एन जनार्दन की अध्यक्षता में 22 जनवरी 1992 को समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश किया। शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड ने इस रिपोर्ट पर विचार करके इनमें कुछ परिवर्तनों का सुझाव दिया था। परिणाम स्वरूप संसद के समक्ष 7 मई, डेट याद रखना, 7 मई 1992 को शिक्षा के केंद्रीय सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुमोदित एवं संशोधित नीतियों के कुछ सूत्रों के साथ रखी गई थी। साथ ही नीति को लागू करने के लिए संशोधित कार्य योजना तैयार की गई और 19 अगस्त 1992 को संशोधित कार्यनीति 1992 संसद के समक्ष रखी गई थी। यहाँ तक आज हमने किया। कल हम करेंगे डेलर्स कमीशन रिपोर्ट, इनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। आप सबका धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आप इसको अच्छे से कर लेना, कल हम इसके बाद से करेंगे। थैंक यू सर, गुड नाइट सर।